हेलो एवरीवन, आई एम हर्षिता राठौर और मैं आप सभी का एचएन अध्ययन में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज का हमारा टॉपिक है ऑफलाइन एंड ऑनलाइन टीचिंग मेथड्स। ऑफलाइन एंड ऑनलाइन टीचिंग मेथड्स के बारे में आज हम देखेंगे। आज हमारी जो क्लास है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होने वाली है। बहुत सारे बच्चों का ये कॉमेंट्स आया था कि मैम क्लास को हिंदी में भी करिए, तो आज हम हिंदी और इंग्लिश दोनों की PDF लेके आए, ठीक है। सबसे पहले हम ऑफलाइन टीचिंग मेथड्स के बारे में देखते हैं। ऑफलाइन टीचिंग मेथड्स वो मेथड्स होते हैं जिनको करने के लिए या जिसमें टीचिंग के लिए या जिसमें सीखने के लिए हमको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं होती है। ऑनलाइन टीचिंग मेथड्स वो मेथड्स होते हैं जिनमें हमको इंटरनेट की ज़रूरत होती है। तो फर्स्ट हमारा ऑफलाइन टीचिंग मेथड है ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन क्या है? ग्रुप डिस्कशन एक ऐसा मेथड होता है जिसमें 3-4 बच्चे मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं और फिर उस ग्रुप के अंदर टीचिंग और लर्निंग होती है। ग्रुप के अंदर ही बच्चे अपने आइडियाज़ को शेयर करते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं, एक दूसरे से अपने थॉट्स को शेयर करते हैं और फिर धीरे धीरे लर्निंग का प्रोसेस होता रहता है। दिस मे बी काउंटेड अंडर स्मॉल एज लार्ज ग्रुप्स। मतलब ग्रुप डिस्कशन में हम 3-4 बच्चों का भी ग्रुप बना सकते हैं और बड़े बड़े ग्रुप्स बनाकर भी हम सीख सकते हैं, ठीक है। दिस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड। ग्रुप डिस्कशन का जो मेथड है वो सबसे पुराना मेथड ऑफ ऑफलाइन मेथड ऑफ टीचिंग है। ग्रुप डिस्कशन मेथड में क्या होता है, बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा शेयरिंग इन्फॉर्मेशन करना सीखता है और उस कंसेप्ट के बारे में जो एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है वो भी बच्चे को हो जाती है। क्यों हो जाती है? अब जब एक ग्रुप में बैठ के 3-4 बच्चे साथ में मिलके बैठ के अगर लर्न करेंगे तो कोई अपने आइडियाज़ शेयर करेगा, दूसरा बच्चा अपने आइडियाज़ शेयर करेगा, तो इससे क्या होगा, डिफरेंट बच्चों के डिफरेंट आइडियाज़ निकल के आएंगे और हर एक बच्चे को एक से ज़्यादा आइडियाज़ सीखने को मिलेंगे। तो उसकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी होगी, अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा स्ट्रांग होगी उस कंसेप्ट के ऊपर और वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने आइडियाज़ को शेयर कर पाएगा और इन्फॉर्मेशन को गेन कर पाएगा, ठीक है। ग्रुप डिस्कशन मेथड में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे एनालाइज करना सीखते हैं, इवेल्युएट करना सीखते हैं, नई नई नॉलेज को क्रिएट करना सीखते हैं। इसके एडवांटेजेस क्या है? सबसे पहला इसका एडवांटेज है अ स्टिम्युलेटिंग थिंकिंग प्रोसेस। इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो डेवलप होती है ग्रुप डिस्कशन मेथड से। क्रिटिकल थिंकिंग कैसे डेवलप होती है? अब जब 3-4 बच्चे मिलके साथ में मिलके अगर किसी चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे तो सब एक दूसरे के थॉट्स को क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। जो भी बच्चा बोलेगा, जो भी अपने थॉट्स को प्रोड्यूस करेगा, अपने थॉट्स को शेयर करेगा अपने लर्नर्स के साथ में, तो दूसरे बच्चे क्या करेंगे, उसके थॉट्स को क्रिटिकली एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि क्या जो ये बोल रहा है वो सही बोल रहा है क्या, या इसने ऐसा कैसे सोचा होगा, इसने वैसा कैसे सोचा होगा, इसने ये आइडिया कैसे लगाया होगा। ऐसे क्रिटिकली थिंकिंग की जो एबिलिटीज है वो बच्चों में डेवलप होती है। देन इट इज पूलिंग ऑफ नॉलेज, आइडियाज एंड फीलिंग्स ऑफ सेवरल पर्सन, एनालिसिस एंड इंटीग्रेशन ऑफ फैक्ट, आइडियाज एंड कंसेप्ट्स। मतलब क्या है, ग्रुप डिस्कशन मेथड से बच्चों के अंदर नए नए फैक्ट्स, नए नए आइडियाज जनरेट होते हैं जो सब एक दूसरे के साथ में शेयर करते हैं। उससे बच्चों की जो नॉलेज है वो और ज़्यादा इंक्रीज होती है। रैशनलाइजेशन ऑफ फैक्ट्स एंड इट दस प्रमोट्स इंटेलिजेंस लर्निंग। अब जब ग्रुप डिस्कशन में बहुत सारे आइडियाज़ बाहर निकल के आएंगे, सब बच्चे एक दूसरे के साथ में नए आइडियाज़, नई नॉलेज को शेयर करेंगे, तो बच्चों की जो इंटेलिजेंस है उसमें बढ़ावा होगा, उसमें बढ़ोतरी होगी। देन लर्निंग टुगेदर, शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड इंटरेस्ट। बच्चों के अंदर लर्निंग टुगेदर मतलब एक साथ में मिलजुल के लर्न करने की जो फीलिंग है, शेयरिंग की जो फीलिंग है और ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ये भी बढ़ेगी बच्चों के अंदर ग्रुप डिस्कशन मेथड के थ्रू। डेवलपिंग टीम स्पिरिट, बच्चों के अंदर टीम स्पिरिट की जो भावना है वो डेवलप होगी। एंड डिस्कवरिंग टैलेंटेड स्टूडेंट्स, ग्रुप डिस्कशन मेथड से हम टैलेंटेड स्टूडेंट्स को उभार के निकाल के ला सकते हैं। कैसे? अब जब ग्रुप डिस्कशन मेथड से 3-4 स्टूडेंट्स मिलके एक साथ में किसी चीज़ को लर्न करने की कोशिश करेंगे तो सबकी जितने भी उनके अंदर टैलेंट्स हैं वो सभी टैलेंट्स उभर के बाहर आएंगे। तो ग्रुप डिस्कशन मेथड से हम स्टूडेंट्स के टैलेंट्स को भी बाहर निकाल के ला सकते हैं, ठीक है। सो इट इज़ योर ग्रुप डिस्कशन मेथड। अब इसके लिमिटेशंस क्या है? इसकी लिमिटेशंस है रिक्वायर्स मोर टाइम, ज़्यादा टाइम चाहिए। अगर एक स्टूडेंट मिलके अपने आप से चीज़ को सीखेगा और वहीं पे अगर 3-4 स्टूडेंट्स मिलके आपस में चीज़ों को सीखेंगे तो उन 4 स्टूडेंट्स को ज़्यादा टाइम लगेगा चीज़ें सीखने में, क्योंकि सब एक दूसरे के थॉट्स को क्या करेंगे, प्रोसेस करेंगे, सब अपने थॉट्स को क्या करेंगे, शेयर करेंगे, इन्फॉर्मेशन को शेयर करेंगे, तो वहाँ पे टाइम ज़्यादा लगेगा।
मे इन्वॉल्व अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स। अब कभी कभी क्या होता है, ग्रुप डिस्कशन मेथड में अननेसेसरी के आर्ग्यूमेंट्स भी हो जाते हैं। अब जब एक से ज़्यादा लोग होंगे तो वहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स होना तो नेसेसरी है, नेचुरल बात है ना। तो अब जब 3-4 स्टूडेंट्स मिलके एक साथ में किसी कंसेप्ट को समझेंगे या लर्न करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ क्या होगा, कोई बच्चा अपने आइडियाज़ देगा, कोई अपने आइडियाज़ देगा। हो सकता है किसी को किसी के आइडियाज़ पसंद ना आए तो उससे आर्ग्यूमेंट जो है वो भी क्रिएट हो सकता है। एंड देन इट मे क्रिएट इमोशनल स्ट्रेस। मतलब अब जिसको वो आइडियाज़ अच्छे नहीं लगे तो उसके अंदर एक स्ट्रेस की फीलिंग आ जाती है। तो ग्रुप डिस्कशन मेथड से क्या होगा, ज़्यादा टाइम लगेगा, अननेसेसरी के आर्ग्यूमेंट्स और स्ट्रेस की फीलिंग्स जो है वो जल्दी ही बच्चों में आ जाती है। क्योंकि अब 4 बच्चे हैं एक साथ में बैठकर अगर वो लर्न कर रहे हैं तो हो सकता है 2 की बातों से 2 सहमत ना हो और 2 की बातों से दूसरे 2 सहमत ना हो, तो उनके अंदर क्या होगा, एक स्ट्रेस की फीलिंग आ जाएगी। ठीक है, सो दिस इज़ योर ग्रुप डिस्कशन मेथड। 4th पॉइंट है उसका, पॉसिबिलिटी ऑफ डोमिनेशन ऑफ सेशंस बाय अ फ्यू स्टूडेंट्स। मतलब कुछ विद्यार्थियों द्वारा शैक्षिक सत्र से शैक्षिक सत्र में प्रभुत्व की संभावना। मतलब कुछ बच्चे जो हैं वो ग्रुप पे अपना डोमिनेशन भी दिखा सकते हैं। अब जैसे 4 बच्चे हैं किसी ग्रुप में, एक स्टूडेंट जो है वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है या उसके पास में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और ज़्यादा आइडियाज़ हैं, तो वो दूसरे लर्नर्स को क्या कह सकता है कि मुझे ज़्यादा पता है, मुझे ज़्यादा आता है, तुम लोग मुझे फॉलो करो, है ना। तो उससे डोमिनेशन की जो फीलिंग है वो भी स्टूडेंट्स में आ जाती है। एंड इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर ऑल टॉपिक्स। ग्रुप डिस्कशन का जो मेथड है वो हम सभी टॉपिक्स के ऊपर नहीं लगा सकते हैं। मतलब सभी टॉपिक्स में हम ग्रुप डिस्कशन का जो मेथड है उसको फॉलो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कुछ एक सब्जेक्ट्स हैं जिसमें हम ग्रुप डिस्कशन करके अपनी जो भी टीचिंग है या जो लर्निंग का कंसेप्ट है उसको ईजी बना सकते हैं। लेकिन अगर हम मैथ्स जैसे सब्जेक्ट पे ग्रुप डिस्कशन का मेथड यूज़ करेंगे तो चारों स्टूडेंट्स क्या करेंगे, एक ही क्वेश्चन का 4 अलग अलग आंसर निकालेंगे। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्योज होने की संभावना रहेगी, है ना। तो इसलिए सभी सब्जेक्ट्स के लिए, सभी टॉपिक्स के लिए ग्रुप डिस्कशन मेथड जो है वो सूटेबल नहीं है। सो इट इज़ अ ग्रुप डिस्कशन मेथड जिसमें क्या होता है, 3-4 स्टूडेंट्स मिलके एक ग्रुप फॉर्म करते हैं। ग्रुप जो है वो छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, और फिर उस ग्रुप के अंदर लर्नर्स अपने आइडियाज़, अपने थॉट्स, इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं और उसके अकॉर्डिंग लर्निंग होती है। सेकेंड इज योर सेमिनार मेथड। सेमिनार मेथड क्या है? It is a form of group discussion where one trainee or several prepares a paper on a given topic, issue or problem which is then presented to the whole group for discussion and analysis. अब सेमिनार मेथड में क्या होता है, ग्रुप जो है, ग्रुप डिस्कशन में वो जो ग्रुप्स थे वो बड़े भी हो सकते थे, लार्ज ग्रुप्स भी हो सकते थे, शॉर्ट ग्रुप्स भी हो सकते थे। लेकिन सेमिनार में ज़्यादा से ज़्यादा ये देखा गया है कि स्मॉल ग्रुप्स ही होते हैं, और वो जो ग्रुप्स होते हैं उसमें जो एक्सपर्ट्स लोग होते हैं उनका ज़्यादा रोल होता है। इस सेमिनार मेथड में क्या होता है, किसी भी टॉपिक पे एक टॉपिक प्रेजेंट किया जाता है, किसी भी सब्जेक्ट का एक टॉपिक प्रेजेंट किया जाता है और कुछ 4-5 एक्सपर्ट्स लोग मिलके उस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करते हैं। इट इज़ योर सेमिनार मेथड। ग्रुप डिस्कशन में मोस्टली बच्चे जो हैं वो इस मेथड का यूज़ करते हैं, और सेमिनार मेथड में जो आपके एक्सपर्ट लोग हैं वो इस मेथड का यूज़ करते हैं। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं? This method gives more independence which helps in the development of presentation skills of the participant. अब सेमिनार मेथड में जब एक्सपर्ट्स लोग मिलके अपने अपने थॉट्स सामने रखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वो इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा उनके अंदर जो इंडिपेंडेंटनेस है उसको बढ़ावा मिलेगा। It provides opportunity to the trainees to prepare and contribute to a particular topic thoroughly. मतलब जब सभी 5 जो भी एक्सपर्ट्स हैं वो मिलके अपने अपने थॉट्स देंगे तो हर एक जो भी एक्सपर्ट है, हर एक एक्सपर्ट को ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो अपने थॉट्स को दे, है ना, अपने थॉट्स को सभी के सामने प्रेजेंट करे। तो क्या कहा गया है, सेमिनार मेथड में सभी लोगों को बराबर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। इट गिव्स अपॉर्चुनिटी टू द ट्रेनीज टुवर्ड्स प्रैक्टिकल ग्रुप लीडरशिप। मतलब सेमिनार मेथड के थ्रू जो भी एक्सपर्ट्स हैं उनके अंदर जो भी क्वालिटीज़ है, लीडरशिप की जो भी क्वालिटीज़ है वो भी बाहर निकल के आती है और उसको भी अपनी क्वालिटीज़ दिखाने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। लिमिटेशंस क्या है? इट मे कॉज स्ट्रेस टू द पार्टिसिपेंट्स एंड टाइम कंज्यूमिंग। अब जब 4-5 लोग मिलके एक ही टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे तो टाइम कंज्यूमिंग होगा, वो ज़्यादा समय लगेगा। इट रिक्वायर्स अ ग्रुप ऑफ ट्रेनीज विथ फैमिलियर हाई लेवल ऑफ अकम्पलिशमेंट। मतलब सेमिनार मेथड में मैंने आपको बताया कि हमें एक्सपर्ट लोगों की ज़रूरत होती है, तो इसका ये एक डीमेरिट है कि इसमें एक तो टाइम ज़्यादा लगता है और दूसरा हमें ज़्यादा से ज़्यादा
इंटेलिजेंट लोगों की ज़रूरत होगी, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपर्ट लोगों की ज़रूरत होगी सेमिनार को क्रिएट करने के लिए। सो इट इज़ योर सेमिनार मेथड। आई होप आपको ग्रुप डिस्कशन और सेमिनार मेथड समझ में आया होगा। ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है, 3-4 बच्चों का एक ग्रुप होता है। ज़्यादातर ग्रुप डिस्कशन मेथड को इनफॉर्मल मीटिंग्स में या फिर जो स्कूल के जो बच्चे हैं वो ज़्यादा यूज़ करते हैं इस मेथड को। उसमें क्या होता है, 3-4 बच्चों का ग्रुप बनता है। ग्रुप जो है वो छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, और फिर उस ग्रुप के अंदर लर्निंग होती है। सेमिनार में क्या है, 3-4 लोगों जो एक्सपर्ट लोग हैं उनका ग्रुप होता है और फिर वो किसी एक टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं, एक टॉपिक पे चर्चा करते हैं, वो आपका सेमिनार होता है। नेक्स्ट इज योर पैनल डिस्कशन। अब पैनल क्या है, पैनल भी सेमिनार का ही एक टाइप है। पैनल क्या है, अब पैनल कंप्राइजेज ऑफ अ स्मॉल ग्रुप ऑफ 6 to 8 पीपल। पैनल में 6 से 8 लोग होते हैं, इनके सामने एक टॉपिक रखा जाता है और ये लोग भी सेम उस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करते हैं। ठीक है, अगर एग्जाम्पल दूँ मैं तो अ पैनल डिस्कशन ऑन क्लाइमेट चेंज इशू, जैसे क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, क्लाइमेट चेंज इशू जो है उसके ऊपर डिस्कशन करने के लिए एक 6 से 8 लोगों का एक ग्रुप बैठा है, एक पैनल बैठा है। सो दैट इज़ योर पैनल डिस्कशन, जिसमें क्या होगा, अब वो जो पैनल है 6-7 लोगों का, वो बैठ के क्लाइमेट चेंज इशू के ऊपर डिस्कशन करेगा। इसमें जो ऑडियंस होती है वो भी इन्वॉल्व रहती है, मतलब 7-8 लोग बैठे हैं, अब क्लाइमेट चेंज इशू के ऊपर डिस्कशन हो रहा है, ऑडियंस भी रहती है जो बैठी बैठी क्या करती है, उस डिस्कशन को पूरा सुनती है और देखती है। ठीक है, इसमें ऑडियंस भी इन्वॉल्व रहती है। इसका एडवांटेज क्या है, पैनल डिस्कशंस आर मोर इंटरेस्टिंग टू द ऑडियंस। अब जब इसमें ऑडियंस भी है तो ऑडियंस क्या करेगी, सभी लोगों को देखेगी, सीखेगी, उनसे कुछ सुनने को मिलेगा, उनसे कुछ सीखने को मिलेगा, तो ऑडियंस ज़्यादा इंटरेस्टिंग फील करेगी। यूजुअली ऑन सोशली रिलेवेंट इशूज़, मतलब पैनल डिस्कशन में ज़्यादातर जो सोशल रिलेवेंट इश्यूज़ हैं, जो सामाजिक रूप से जो रिलेटेड समाज से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं उन पे ज़्यादा डिस्कशंस होते हैं। अब इसकी लिमिटेशंस क्या है, ब्रिंगिंग एक्सपर्ट्स कैन बी डिफ़िकल्ट ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म। इसमें भी हमको एक्सपर्ट्स चाहिए होंगे, मतलब सेमिनार मेथड में जैसे हमको एक्सपर्ट्स चाहिए होंगे वैसे ही पैनल डिस्कशन के लिए भी हमको एक्सपर्ट्स की ज़रूरत होगी जो मिलके किसी एक टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे। देन व्यूअर्स इज़ नॉट इन्वॉल्व एक्टिवली। अब मैंने आपसे कहा कि इसमें ऑडियंस इन्वॉल्व रहती है। ऑडियंस का क्या काम है, ऑडियंस सिर्फ बैठेगी और उनको सुनेगी, उनको देखेगी। स्टार्टिंग में तो ऑडियंस को इंटरेस्ट आएगा, जब 2-3 जो पैनल होंगे वो जब बात करेंगे तब स्टार्टिंग में तो ऑडियंस को इंटरेस्ट आएगा, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, ऑडियंस का जो इंटरेस्ट है वो ख़त्म हो जाएगा और ऑडियंस जो है वो बोर फील करने लग जाएगी। तो इसमें क्योंकि ऑडियंस इतनी ज़्यादा एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं रहती है, ऑडियंस का काम क्या होता है, पैनल जो है वो डिस्कशन कर रहा है, पैनल तो अपना अपना डिस्कशन कर रहा है, सब अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे सामने आके ऑडियंस के सामने। ऑडियंस को क्या करना है, सिर्फ सुनना है उनको बैठ के। तो धीरे धीरे ऑडियंस जो है वो फिर बोर फील करने लगती है। नेक्स्ट इज योर ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है, ब्रेनस्टॉर्मिंग में टीचर जो है वो अपने स्टूडेंट को कोई भी एक टॉपिक या एक कंसेप्ट देगा और उस कंसेप्ट के ऊपर स्टूडेंट को क्या करना होगा, अपने क्विक आइडियाज़ बताने होंगे। चाहे वो आइडियाज़ उससे रिलेवेंट हो, मतलब मोस्टली उससे रिलेवेंट होने चाहिए, लेकिन चाहे वो आइडियाज़ जो है वो सही है गलत है उसकी परवाह किए बिना स्टूडेंट को अपने क्विक आइडियाज़ देने पड़ते हैं उस कंसेप्ट के ऊपर। उससे क्या होता है, लर्नर्स के अंदर नए नए आइडियाज़ निकल के आते हैं और एक क्विकनेस निकल के आती है कि वो जल्दी से चीज़ों को ग्रैब कर सकें। So that is your brainstorming method. Next is your role playing method. Role playing method क्या है, role playing और simulation method, इन दोनों को साथ में बताती हूँ। रोल प्लेइंग और साइमुलेशन मेथड जो है वो सेम है। अब आपने भी ये चीज़ एक्सपीरियंस की होगी, हमने हमारे बचपन में देखा, हमने हमारे बचपन में ये पढ़ा होगा कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं या कुछ ऐसे चैप्टर्स आते हैं जिसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स दिए होते हैं, है ना, और उन कैरेक्टर्स के अलग अलग डायलॉग्स होते हैं। तो हमको टीचर बोलती है कि आप एक कैरेक्टर बन जाओ, आप एक कैरेक्टर बन जाओ, फिर हम सब लोग वो कैरेक्टर को प्ले करते हैं और उन अपने अपने कैरेक्टर्स के डायलॉग बोलते हैं। जैसे महाभारत या रामायण कुछ भी होती है तो रामायण में हमको सीता बनाते हैं, राम बनाते हैं, रावण बनाते हैं, फिर हम क्या करते हैं, सीता राम रावण के जो भी डायलॉग्स है वो बोलते हैं। तो दैट इज़ अ रोल प्लेइंग, एक साइमुलेशन का मेथड है जिसमें जो सिचुएशन होती है एक्चुअल में उस सिचुएशन को क्रिएट किया जाता है। मतलब रामायण की अगर हम बात करें तो अगर रामायण का एक प्ले हो रहा है तो उसमें क्या होगा, एक लड़का राम बनेगा, एक लक्ष्मण बनेगा, एक सीता बनेगी, और वो क्या करेंगे, वो सेम रामायण वाला जो इन्वायरमेंट था उसको क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। सीता अपना डायलॉग बोलेगी, राम अपना डायलॉग बोलेंगे, है ना, तो एक वैसा का वैसा ही एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। तो दैट इज़ अ साइमुलेशन मेथड।
और रोल प्लेइंग मेथड भी सेम है। हम पहले जब छोटे थे तब हम एक गेम खेलते थे जिसको हम घर घर खेलना बोलते हैं, जिसमें कोई बच्चा टीचर बनता था, कोई डॉक्टर बनता था। तो हम क्या करते हैं, हम जो हमारे इंस्पिरेशंस होती है उनके जैसा बनते हैं और फिर उनके जैसा ही एक्ट करते हैं, और फिर उससे क्या होता है, हमारे अंदर वैसी ही एबिलिटीज आती है सोचने समझने की। सो दैट इज योर रोल प्लेइंग एंड साइमुलेशन मेथड। नेक्स्ट मेथड है प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड के थ्रू भी लर्नर्स जो है वो चीज़ों को सीखते हैं। ये मेथड दिया है विलियम किलपैट्रिक ने। विलियम किलपैट्रिक ने आपका प्रोजेक्ट मेथड दिया है। प्रोजेक्ट मेथड में क्या होता है, टीचर जो है अपने लर्नर्स को कोई भी किसी भी टॉपिक पे प्रोजेक्ट दे देगा और फिर लर्नर्स को उस टॉपिक पे प्रोजेक्ट बनाना होता है। सो दैट इज योर प्रोजेक्ट मेथड। नेक्स्ट इज योर कोऑपरेटिव टीचिंग मेथड। कोऑपरेटिव टीचिंग मेथड मतलब कोऑपरेटिव टीचिंग में लर्नर्स को क्या करना होता है, 2-3 स्टूडेंट्स के साथ में मिलके, 2-3 अपने को लर्नर्स के साथ में मिलके चीज़ों को सीखना होता है। इससे क्या होता है, उनके अंदर कोऑपरेशन की भावना आती है, एक दूसरे के साथ में मिलजुल के रहने की, मिलजुल के चीज़ों को सीखने समझने की जो फीलिंग होती है वो डेवलप होती है स्टूडेंट्स के अंदर। सो दैट इज़ योर कोऑपरेटिव टीचिंग मेथड। तो आई होप आपको ये सभी समझ में आए होंगे। सभी ऑफलाइन टीचिंग मेथड्स हैं ये। सबसे पहला हमने देखा था ग्रुप डिस्कशन, जिसमें कुछ बच्चों का ग्रुप होता है और फिर बच्चे उस ग्रुप के अंदर अपने थॉट्स को शेयर करते हैं, अपने आइडियाज़ को शेयर करते हैं और फिर लर्निंग होती है। सेकंड हमने क्या देखा था, नेक्स्ट हमने देखा था सेमिनार मेथड, जिसमें हमको एक्सपर्ट्स की ज़रूरत होती है। एक्सपर्ट्स मिलके किसी एक कंसेप्ट के ऊपर डिस्कशन करते हैं, एक टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करते हैं। दूसरा हमने क्या देखा था, पैनल डिस्कशन। पैनल डिस्कशन भी सेमिनार की जैसे ही सेम था, बस सेमिनार में क्या है, सेमिनार में जो ग्रुप होता है वो थोड़ा छोटा होता है, उसमें 4-5 मेंबर्स ही होते हैं। लेकिन पैनल डिस्कशन जो है वो थोड़ा बड़ा भी हो सकता है। पैनल डिस्कशन में भी, और पैनल डिस्कशन जो है वो ज़्यादातर समाज से रिलेटेड जो इश्यूज़ होते हैं, सोशली रिलेटेड इश्यूज़ पे बनाया जाता है या फिर होता है। पैनल डिस्कशन में भी क्या था, 6-7 लोग होते हैं और उनको एक टॉपिक दिया जाता है, उस टॉपिक के ऊपर वो अपनी प्रेजेंटेशन रखते हैं और अपने थॉट्स को बताते हैं, अपने थॉट्स को ऑडियंस के सामने प्रेजेंट करते हैं, और पैनल डिस्कशन में ऑडियंस भी प्रेजेंट रहती है। नेक्स्ट हमने देखा था ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्या होता है, लर्नर्स को एक कंसेप्ट या फिर एक टॉपिक दिया जाता है और लर्नर्स को उस टॉपिक के ऊपर अपने क्विक आइडियाज़ बताने होते हैं कि उस टॉपिक से रिलेटेड क्या क्या आइडियाज़ उनके दिमाग में आ रहे हैं। उससे क्या होता है, लर्नर्स के अंदर जो है नई नई चीज़ों को सीखने की जो कैपेबिलिटीज़ है वो बढ़ती है। फिर हमने देखा था रोल प्लेइंग और साइमुलेशन, जिसमें हम क्या करते हैं, सेम इन्वायरमेंट को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, मतलब एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। फिर हमने देखा था प्रोजेक्ट मेथड, आपका विलियम किलपैट्रिक ने दिया है, जिसमें टीचर जो है अपने लर्नर्स को किसी भी टॉपिक पे एक प्रोजेक्ट देता है और फिर लर्नर्स को वो प्रोजेक्ट बनाना होता है और उस प्रोजेक्ट के थ्रू लर्नर्स जो है वो चीज़ें सीखते हैं। लास्ट देखा था हमने कोऑपरेटिव टीचिंग मेथड। कोऑपरेटिव टीचिंग मेथड में भी ग्रुप डिस्कशन की जैसे सेम ही है कि स्टूडेंट्स क्या करेंगे, 3-4 बच्चों के साथ में मिलके कोऑपरेटिवली चीज़ों को सीखेंगे। सो दैट इज़ योर ऑफलाइन टीचिंग मेथड्स। आई होप आप सभी को समझ में आए होंगे। तो अब ऑफलाइन मेथड्स के बाद हम ऑनलाइन मेथड्स ऑफ टीचिंग देखते हैं। ऑनलाइन मेथड्स ऑफ टीचिंग कौन से मेथड्स हैं? ऑनलाइन मेथड्स ऑफ टीचिंग वो मेथड्स हैं जिसमें हमें इंटरनेट की ज़रूरत होती है। तो ऑनलाइन मेथड्स ऑफ टीचिंग में हमको बेसिकली इन 3 मेथड्स के बारे में देखना है। फर्स्ट मूक्स, सेकंड स्वयं एंड थर्ड स्वयं प्रभा। बस ये 3 ही टॉपिक है आपके सिलेबस में। तो सबसे पहले हम देखते हैं मूक्स के बारे में। मूक्स क्या है? मूक्स इज योर मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। मूक्स की फुल फॉर्म है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। मैसिव मतलब देयर में बी 1 लाख स्टूडेंट्स इन अ मूक। मतलब जैसे जो ऑफलाइन क्लासेस होती है उसमें क्या होता है, उसमें तो हम कुछ गिने चुने बच्चे ही ले सकते हैं, मतलब कुछ लिमिटेड स्टूडेंट्स ही ले सकते हैं। चाहे तो किसी क्लास में 50, 100, 200 तो खैर होते भी नहीं है, लेकिन इससे ज़्यादा हम नहीं ले सकते। लेकिन मूक्स में क्या है, मूक्स एक बहुत बड़ा मैसिव प्लेटफॉर्म है जिसमें बहुत सारे लाखों बच्चे जो हैं वो आके जुड़ सकते हैं और अपनी लर्निंग को कर सकते हैं। और ये ओपन प्लेटफॉर्म है। ओपन क्यों कहा गया है? ये सभी बच्चों के लिए ओपन है, चाहे वो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं, चाहे इंग्लिश मीडियम के हैं, चाहे किसी भी सब्जेक्ट के लिए हैं, है ना। ये सभी बच्चों के लिए एक ओपन प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे कोई भी आके पढ़ सकता है। ऑनलाइन है, ये जो प्लेटफॉर्म है वो क्या है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ऑफलाइन नहीं है। और ये सभी तरीके के कोर्सेज प्रोवाइड करता है। तो ये है आपका मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, मतलब आपका मूक्स। अब कुछ मूक्स के एग्जाम्पल हैं, वो है कोर्सेरिया,
खान अकेडमी, फ्यूचर लर्न, ये सब आपके मूक्स के एग्जाम्पल है, मतलब ये सब आपकी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं। अब मूक्स है क्या, डिटेल में देखते हैं। मूक्स स्टैंड फॉर मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। मैंने आपको बताया मूक्स की फुल फॉर्म क्या है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। मैसिव इसलिए क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लर्नर्स जो हैं, अनलिमिटेड बच्चे जो हैं वो आके पढ़ सकते हैं। ये सभी के लिए ओपन है और ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और ये सभी तरीके के कोर्सेज प्रोवाइड करता है, इसलिए इसका नाम है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। MOOCs have become a famous avenue for diverse learners to upgrade their knowledge and skills। अब MOOCs के थ्रू लर्नर्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा नॉलेज बढ़ी है और लर्नर्स के अंदर जो स्किल्स है वो भी बढ़ी है। It is a web-based platform which provides unlimited number of students worldwide with a chance of distance education। MOOC एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो अनलिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट को, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स को डिस्टेंस एजुकेशन प्रोवाइड करता है। It was set up in 2008 and became more active in 2012। मतलब MOOCs जो है 2008 के अंदर सेटअप हुआ था और 2012 के अंदर ये और ज़्यादा फेमस और ज़्यादा पॉपुलर हो गया था। Now MOOCs provide opportunity to its learners such as video lectures, downloading notes। MOOCs जो है वो अपने learners को videos प्रोवाइड करता है, notes प्रोवाइड करता है, study material प्रोवाइड करता है, जिससे learners जो हैं वो easily अपनी learning कर सकते हैं। अब MOOC से पहले क्या कुछ भी नहीं था क्या ऑनलाइन पढ़ने के लिए? नहीं, MOOC से पहले भी आपका OER क्या है? आपका ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज थे MOOC से पहले भी। ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज मतलब ऐसे ओपन सोर्सेज जिसको जाके कोई भी एक्सेस कर सकता है, अपनी लर्निंग कर सकता था। लेकिन ये जो ओपन रिसोर्सेज जो थे, इनकी कोई क्या बोलते हैं वो कोई वैलिडिटी नहीं थी, मतलब कोई रिलेवेंस नहीं थी इनकी। यहाँ पे इंफॉर्मेशन सही है या गलत है वो हम नहीं पता लगा सकते थे। लेकिन MOOCs जो है वो एकदम रिलेवेंट है, यहाँ पे एकदम रिलेवेंट अप टू डेट इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स को मिलती है। तो MOOCs से पहले OER ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज जो था वो प्लेटफॉर्म था, लेकिन उसके बाद में 2008 के अंदर MOOCs आया तो MOOCs ने OER सिस्टम को रिप्लेस कर दिया। नाउ टर्म MOOCs वॉज कॉइंड इन 2008। 2008 में MOOCs का जो नाम है वो रखा गया था बाय कैनेडियन अकेडमिशियन डेव कॉर्मियर। डेव कॉर्मियर जो है वो कनाडा के अकेडमिशियन रहे हैं और उन्होंने 2008 के अंदर MOOCs नाम दिया था। ठीक है, मतलब MOOCs को MOOCs नाम किससे मिला? डेव कॉर्मियर से मिला। अब MOOCs के क्या बेनिफिट्स हैं? इम्प्रूविंग एक्सेस टू हायर एजुकेशन, मतलब MOOCs से बच्चों के जो हायर एजुकेशन थी वो और ज़्यादा इम्प्रूव हुई है। बच्चों के अंदर जो एजुकेशन थी, बच्चों की जो एजुकेशन थी वो और ज़्यादा इम्प्रूव हुई है। प्रोवाइडिंग एन अफोर्डेबल अल्टरनेटिव टू फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन क्या होता है? फॉर्मल एजुकेशन हमारा क्लासरूम सिस्टम होता है। क्लासरूम सिस्टम जहाँ पे हम सुबह जाते हैं, अपने बैग्स लेके पढ़ाई करते हैं, वहाँ पे छुट्टी होती है, आते हैं, है ना। तो ये उस फॉर्मल एजुकेशन का एक अल्टरनेटिव ऑप्शन है, मतलब एक दूसरा ऑप्शन है MOOCs। एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो कि उस फॉर्मल एजुकेशन का क्या है, एक अल्टरनेटिव है, एक सेकेंड ऑप्शन है। देन इट ऑफर्स अ फ्लेक्सिबल स्केड्यूल, मतलब MOOCs में जो लर्नर्स हैं वो अपने फ्लेक्सिबल स्केड्यूल के अकॉर्डिंग पढ़ाई कर सकते हैं। मतलब अगर फॉर्मल क्लासरूम की हम बात करें तो उसका टाइम क्या होता था? सुबह 8 बजे से लेके 12 या 1 बजे तक। लर्नर्स को 8 बजे स्कूल में जाना ही है और फिर 12 बजे उनकी छुट्टी होगी तो वापस वो घर पे आएंगे। लेकिन MOOCs एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लर्नर्स अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, अपने कन्वीनियंट टाइम सिचुएशन के अकॉर्डिंग, चाहे दुनिया में कहीं पे भी बैठे हों, किसी भी टाइम पे वो लर्निंग कर सकते हैं। तो MOOCs जो है वो बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल है लर्नर्स के लिए। नेक्स्ट इज स्वयं। अब स्वयं क्या है? स्वयं की फुल फॉर्म है स्टडी वेब ऑफ एक्टिव यंग एंड एस्पायरिंग माइंड्स। ठीक है, इट इज़ अ इंडिजीनियस प्रोसेस। इंडिजीनियस प्रोग्राम मतलब मेड इन इंडिया, मतलब स्वयं जो है वो इंडिया में ही बना है और इंडिया ने ही स्वयं प्रोग्राम को क्रिएट किया है। टू ब्रिंग डिजिटलाइजेशन इन एजुकेशन, आवर एक्स प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी लॉन्च्ड स्वयं एंड स्वयं प्रभा इन 2017 ऑन ओकेजन ऑफ गुरु पूर्णिमा। मतलब एजुकेशन सिस्टम में डिजिटलाइजेशन लाने के लिए हमारे जो एक्स प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी जो थे, उन्होंने स्वयं और स्वयं प्रभा को लॉन्च किया था 2017 के अंदर गुरु पूर्णिमा के ओकेजन पे। ठीक है, गुरुज को एक गिफ्ट दिया है उन्होंने। Then it was launched by गवर्नमेंट ऑफ इंडिया to achieve 3 कार्डिनल प्रिंसिपल्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको लॉन्च किया है। अब इसके मेजरली 3 प्रिंसिपल्स क्या हैं? एक्सेस, इक्वालिटी एंड क्वालिटी। एक्सेस मतलब
कोई भी बच्चा चाहे कहीं पे भी है, किसी भी समय पे एजुकेशन को, लर्निंग को एक्सेस कर सकता है। इक्वालिटी क्या है? चाहे कोई भी बच्चा अमीर है, गरीब है, वो यहाँ पे आके पढ़ सकता है। अब बड़े स्कूल्स में क्या है, वहाँ पे बेचारे गरीब बच्चे नहीं जा सकते, है ना। लेकिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्वयं प्रभा, मूक्स ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे किसी भी तरीके का बच्चा जो है वो यहाँ पे आके पढ़ाई कर सकता है। और क्वालिटी क्या है? यहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिलती है, मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन, बहुत अच्छी क्वालिटी के कंटेंट यहाँ पे लर्नर्स को प्रोवाइड होते हैं। ठीक है। इट इज़ टॉट इन क्लासरूम फ्रॉम 9th क्लास टिल पोस्ट ग्रेजुएशन। स्वयं के अंदर 9th क्लास से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक के बच्चों को पढ़ाया जाता है और उनके स्टडी मटेरियल्स, उनके नोट्स जो हैं वो यहाँ पे प्रोवाइडेड हैं। इट डेवलप्ड बाय MHRD, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड AICTE। इन तीनों ही ऑर्गेनाइजेशंस ने स्वयं को क्या किया है? डेवलप किया है। अब स्वयं के अंदर बेसिकली पढ़ने के 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप सभी को लर्न होने चाहिए, फिंगर ऑन द टिप्स पे। 9 आपके कोऑर्डिनेटर्स जो आपके स्वयं से जुड़े हुए हैं, AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, नेपटेल, नेशनल प्रोग्राम फॉर टेक्नोलॉजिकल एनहेंस्ड लर्निंग, जो कि आपके इंजीनियरिंग के कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, UGC, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जिसके लिए हम भी पढ़ते हैं, CEC, कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल एजुकेशन, जो कि आपके UG के एजुकेशनल प्रोग्राम्स और UG लेवल पे एजुकेशन क्रिएट करते हैं, NCERT एंड NIOS, इग्नूस, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, जो कि आपकी स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड है, IIMB, इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट, जो कि मैनेजमेंट स्टडीज से रिलेटेड है, NITTR, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर टेक्निकल टीचर ट्रेनिंग एंड रिसर्च। ये 9 कोऑर्डिनेटर्स जो कि स्वयं के हैं वो आपको फिंगर ऑन द टिप्स लर्न होने चाहिए। UGC ने बहुत बार इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे हैं, तो आपको ये 9 कोऑर्डिनेटर्स पक्के से पक्के लर्न कर लेना है। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है स्वयं में? 4 क्वाड्रेंट्स। अब स्वयं के 4 क्वाड्रेंट्स क्या हैं? स्वयं के अंदर वीडियो ट्यूटोरियल्स मिलते हैं, मतलब हमें वीडियोस मिलती है जिसके थ्रू हम हमारी लर्निंग कर सकते हैं, हम हमारे स्टडी नोट्स को लर्न कर सकते हैं। इसमें कंटेंट भी मिलता है, मतलब इसमें स्टडी नोट्स भी मिलते हैं। वीडियो के फॉर्म में तो हमें लेक्चर्स मिलते ही हैं, उन लेक्चर्स की जो PDF है वो भी हमें कंटेंट के फॉर्म में मिलती है। सेल्फ असेसमेंट का भी ऑप्शन है स्वयं के अंदर। सेल्फ असेसमेंट मतलब हम क्विजेस भी सॉल्व कर सकते हैं। हमने लेक्चर लिया, उस लेक्चर से रिलेटेड कुछ क्विजेस भी नीचे दिए हुए होते हैं जिसके थ्रू हम अपने आप को क्या कर सकते हैं? सेल्फ असेस कर सकते हैं कि हमको वो लेक्चर समझ में आया नहीं आया। ठीक है, तो हम क्विजेस भी सॉल्व कर सकते हैं इसमें। एंड डिस्कशन फोरम्स फॉर पोस्ट क्वेरीज, मतलब अगर हमको कुछ क्वेरीज है, कुछ डाउट है अपने टॉपिक को लेकर, तो हम वो क्वेरीज भी वहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। तो ये चारों फीचर्स हैं आपके स्वयं के। यहाँ पे वीडियो ट्यूटोरियल्स मिलते हैं, यहाँ पे आपको कंटेंट में नोट्स मिलते हैं, यहाँ पे आपको क्विजेस मिलते हैं, और यहाँ पे आप अपनी क्वेरीज को भी पोस्ट कर सकते हो, अपने डाउट्स भी पूछ सकते हो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 कोऑर्डिनेटर्स, 4 क्वाड्रेंट्स एंड नाउ फीचर्स ऑफ स्वयं। अब स्वयं के फीचर्स क्या है? हाई क्वालिटी लर्निंग एक्सपीरियंस विद द हेल्प ऑफ मल्टीमीडिया ऑन एनी टाइम एनीवेयर, मतलब स्वयं जो है वो हाई क्वालिटी की लर्निंग प्रोवाइड करता है लर्नर्स को एनी टाइम एनीवेयर, मतलब लर्नर्स कहीं पे भी किसी भी समय स्वयं के थ्रू अपनी लर्निंग जो है वो ईजिली कर सकते हैं। वन स्टॉप वेब लोकेशन है। वन स्टॉप वेब लोकेशन मतलब स्वयं एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको एक ही जगह पे नोट्स भी मिलेंगे, PDFs भी मिलेंगी, क्विजेस भी मिलेंगे, वीडियोस भी मिलेंगी, सब कुछ मिलेगा, इसलिए कहा है ये एक वन स्टॉप वेब लोकेशन है। नेक्स्ट क्या है? स्टेट ऑफ द आर्ट सिस्टम दैट अलाउज ईजी एक्सेस। स्वयं जो है वो बहुत ही ईजिली एक्सेसिबल है, मतलब स्वयं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ऐप नहीं है या ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्लेटफॉर्म नहीं है, ये बहुत ही ईजी प्लेटफॉर्म है जिसमें कोई भी लर्नर्स जाके इजीली एक्सेस कर सकते हैं। और स्वयं में कोर्स कंप्लीट करने के बाद में हमको सर्टिफिकेट भी मिलता है। ठीक है, तो ये सभी फीचर्स हैं स्वयं के। स्वयं के अंदर हमें हाई क्वालिटी की एजुकेशन मिलती है, ये वन स्टॉप वेब लोकेशन है जहाँ पे एक जगह हमें सभी चीज़ें मिलती है, और ये बहुत ही ईजिली एक्सेसिबल है, और यहाँ पे कोर्स कंप्लीट करने के बाद हमें सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाता है। सो दैट इज़ योर स्वयं। हमने मूक्स कर लिया, स्वयं कर लिया। थर्ड इज योर स्वयं प्रभा। स्वयं प्रभा क्या है? स्वयं प्रभा इज अ सेट ऑफ 32 DTH चैनल्स। स्वयं प्रभा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको 32 DTH चैनल, DTH मतलब डोर टू होम चैनल्स दिखाए जाते हैं। स्वयं प्रभा में टोटल 32 चैनल्स हैं जो कि आपके 24/7
मतलब हफ्ते के 7 दिन और दिन में 24 घंटे चालू रहते हैं और ये आपके GSAT-15 सैटेलाइट से कनेक्टेड है। 32 चैनल्स में हर 4 घंटे के अंदर नए नए कंटेंट पे वीडियोस आती रहती है और वो जो वीडियोस है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिन में एक ही बार आएगी, वो दिन में 4 से 5 बार रिपीट टेलीकास्ट भी उसका दिखाया जाता है ताकि बच्चे अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, अपने कन्वीनियंट टाइम के अकॉर्डिंग उन वीडियोज़ को देख सकें। ठीक है, तो स्वयं प्रभा क्या है, ये 32 चैनलों का एक सेट है जो कि 24/7 ओपन रहता है, GSAT-15 सैटेलाइट से कनेक्टेड है। इसमें एवरी 4 आवर के अंदर कुछ नई वीडियोस, कुछ नए कंटेंट्स डाले जाते हैं और वो जो वीडियो है उसको 4 से 5 बार उसका रिपीट टेलीकास्ट भी दिखाया जाता है। अब ये जो 32 चैनल्स हैं वो आपके गांधीनगर बीसाक से अपलिंक्ड है, इससे जुड़े हुए हैं। इनफ्लिपनेट जो है वो आपके इन वेब पोर्टल्स को क्या करता है, मेंटेन करता है। और स्वयं प्रभा के अंदर 32 चैनल्स पे क्या कंटेंट दिखाया जाएगा, क्या बच्चों को प्रोवाइड करा जाएगा, वो जिम्मेदारी किसकी है, इग्नू की, NCERT की, IITs की, UGC की, CEC की, इन सब की। ठीक है, जो हमने 9 कोऑर्डिनेटर्स देखे थे उन सभी की। नाउ DTH चैनल शेल कवर्स द फॉलोइंग। अब DTH चैनल्स क्या प्रोवाइड करते हैं, हायर एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, मतलब स्कूल शिक्षा 9th क्लास से 12th क्लास तक की ये प्रोवाइड करते हैं। स्कूल मतलब 9th क्लास से लेके 12th क्लास तक और अपर 12th क्लास तक भी ये एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। हायर एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, उच्च शिक्षा प्रोवाइड करते हैं, स्कूल एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, करिकुलम बेस्ड कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं। मतलब किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक पे अगर आपको कोई भी कोर्स करना है तो वो भी स्वयं प्रभा जो है वो प्रोवाइड करते हैं। और अगर आपको किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करनी है तो उसका कंटेंट भी स्वयं प्रभा पे मिलता है। मतलब स्वयं प्रभा पे आपकी स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, करिकुलम बेस्ड कोई आपको कोर्सेज करने हैं या फिर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी करनी है तो वो भी स्वयं प्रभा के अंदर प्रोवाइड किए जाते हैं। क्या है स्वयं प्रभा, 32 चैनलों का एक DTH चैनल है जिसमें लर्नर्स को दिन में 4-5 बार वीडियो का रिपीट टेलीकास्ट होता है और हर 3-4 घंटे में नए कंटेंट की वीडियो जो है वो उनको दी जाती है। ठीक है, उससे पहले हमने स्वयं देखा था, स्वयं के अंदर हमको फीचर्स बहुत अच्छे से रट लेने हैं। स्वयं के 4 क्वाड्रेंट्स हमने देखे कि स्वयं में हमें वीडियो ट्यूटोरियल्स मिलते हैं, ई कंटेंट भी मिलता है, मतलब स्टडी नोट्स भी मिलते हैं, इसमें हमें क्विजेस भी मिलते हैं और हम हमारी क्वेरीज को भी पोस्ट कर सकते हैं। तो ये 4 क्वाड्रेंट्स हैं, इनको भी रट लेना है। और 9 कोऑर्डिनेटर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, इनको तो घोल के पी जाना बहुत इंपॉर्टेंट है ये तो। चलिए अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चंस जो है वो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही दिखेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अल्टरनेटिव टू द वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच। मतलब इन चारों में से कौन सी अप्रोच जो है वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच के लिए सूटेबल है। मतलब कौन से अप्रोच को वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच भी कहा जाता है। वन साइज फिट्स ऑल मतलब एक तरीका जो सभी के लिए समान हो, है ना, एक ऐसा तरीका जो सभी के लिए समान हो। तो इन चारों में से कौन सी वो अप्रोच है, पर्सनलाइज सिस्टम, रोल प्लेइंग वाली, गेम बेस्ड लर्निंग या फ्लिप्ड क्लासरूम। तो सबसे पहले तो इसको तो एलिमिनेट कर दो, ये तो कुछ होता ही नहीं है गेम बेस्ड वाला। तो फ्लिप्ड क्लासरूम भी इसका आंसर नहीं है। रोल प्लेइंग में तो मैंने आपको क्या बताया था, लर्नर्स क्या करेंगे, अलग अलग कैरेक्टर्स को प्ले करेंगे और उनके जो भी डायलॉग्स होंगे वो बोलेंगे, है ना, और एक रियल इन्वायरमेंट में आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे। तो इसमें तो ऐसा वन साइज फिट्स ऑल वाला कुछ है नहीं। पर्सनलाइज सिस्टम इज योर करेक्ट आंसर, आंसर 1, आंसर ए इज योर करेक्ट। पर्सनलाइज सिस्टम में क्या होता है, टीचर एक ऐसे तरीके से पढ़ाता है जो सभी बच्चों के लिए सेम हो, चाहे वो तरीका आपके छोटे बच्चों को फ़ायदेमंद भी दे और आपके बड़े बच्चों को भी फ़ायदेमंद दे। मतलब आपके जो वीक लर्नर्स हैं, आपके जो स्ट्रॉन्ग लर्नर्स हैं, दोनों को ही फ़ायदा होना चाहिए। ऐसे तरीके से टीचर जो है वो पढ़ाता है पर्सनलाइज सिस्टम में। ठीक है, हिंदी में क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन शिक्षण के एक आकार सभी के लिए उपयुक्त दृष्टिकोण का विकल्प है। शिक्षण की व्यक्तिगत प्रणाली, भूमिका निभाना, खेल आधारित शिक्षण या फिर पलटी कक्षा। करेक्ट आंसर था शिक्षण की व्यक्तिगत प्रणाली। इसमें टीचर क्या करता है, एक ऐसे तरीके को अपनाता है जो सभी बच्चों के लिए सेम हो और सभी बच्चे को उससे फ़ायदा मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ टीचिंग कैन डेवलप नेगोशिएटिंग स्किल्स ऑफ द स्टूडेंट। मतलब इन चारों में से कौन सा ऐसा मेथड है जिसकी वजह से स्टूडेंट के अंदर नेगोशिएटिंग मतलब बातचीत की जो स्किल है वो डेवलप होती है। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, केस स्टडी, रोल प्लेइंग या फिर गेम बेस्ड लर्निंग। तो इसको तो एलिमिनेट कर दो, ये तो गेम बेस्ड लर्निंग तो कोई लर्निंग ही नहीं है।
डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस में क्या बताया था, टीचर जो है वो सभी बच्चे को ध्यान में रख के अपनी टीचिंग करेगा, है ना भाई। अपनी टीचिंग कैसे करेगा, जो वीक लर्नर्स हैं उनको भी समझ में आना चाहिए, स्ट्रॉन्ग लर्नर्स हैं उनको भी समझ में आना चाहिए। तो हर एक पर्टिकुलर बच्चे के हिसाब से वो अपनी टीचिंग करेगा। ये था आपका डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस। केस स्टडी में क्या देखा था, केस स्टडी में टीचर स्टूडेंट्स को कोई भी प्रोजेक्ट देगा, स्टूडेंट क्या करेगा, फील्ड में जाएगा और उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेगा। इसमें भी नेगोशिएशन यानी कि बातचीत तो कुछ नहीं हो रही है। लेकिन रोल प्लेइंग इज योर करेक्ट आंसर। आंसर क्या है, आंसर सी इज योर करेक्ट। कैसे, रोल प्लेइंग में मैंने अभी बताया, लर्नर्स क्या करते हैं, टीचर उनको कोई टास्क देता है, लर्नर अलग अलग कैरेक्टर्स को प्ले करते हैं, उन कैरेक्टर्स के डायलॉग बोलते हैं, उनके जैसा एक्ट करने की कोशिश करते हैं और एक रियल इन्वायरमेंट में आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं। दैट इज योर रोल प्लेइंग। मैंने इसमें रामायण का एग्जाम्पल लिया था कि कभी अगर रामायण या महाभारत का कोई भी प्ले होता है तो उसमें बच्चे क्या करते हैं, कोई राम बनता है, कोई सीता बनता है, फिर सीता सीता के डायलॉग्स बोलती है, राम राम के डायलॉग्स बोलता है। और वैसा ही रामायण का एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है, एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है। तो ये किस में होता है, ये रोल प्लेइंग में होता है। रोल प्लेइंग में क्या होता है, आपकी नेगोशिएटिंग, मतलब बातचीत की जो स्किल है, बातचीत कैसे होगी, जब हम जो भी कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं उसके डायलॉग्स बोलेंगे। तो डायलॉग्स किस में बोलते हैं, रोल प्लेइंग में बोलते हैं। तो इसमें आपकी नेगोशिएटिंग स्किल्स डेवलप होती है, आपकी बातचीत की जो स्किल्स है वो डेवलप होती है। चलो क्वेश्चन को हिंदी में देखते हैं एक बार। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि छात्रों के बातचीत कौशल को विकसित कर सकती है। प्रथम अनुदेश, व्यक्तिक अध्ययन, भूमिका निर्वह या फिर खेल आधारित शिक्षण। भूमिका निर्वह, ठीक है, रोल प्ले इंग्लिश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वयं प्रभा का, कि स्वयं प्रभा इज रिलेटेड टू, स्वयं प्रभा इन चारों में से किससे रिलेटेड है, किससे संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट वाया DTH टेलीविजन चैनल्स, मतलब डोर टू होम चैनल्स के थ्रू क्या करता है स्वयं प्रभा, अपने लर्नर्स को एजुकेशन प्रोवाइड करता है। दूसरा है अपलिफ्ट इन ह्यूमन प्रैक्टिसेस, इन ह्यूमन प्रैक्टिसेस मतलब इलीगल प्रैक्टिसेस को बढ़ावा देता है। गर्ल्स एजुकेशन और मैरिज और स्किल एनहेंसमेंट, क्या लड़कियों की एजुकेशन और शादी के बारे में बात करता है स्वयं प्रभा। या NGOs और सेल्फ हेल्प ग्रुप, क्या NGOs से रिलेटेड है स्वयं प्रभा। तो हमने स्वयं प्रभा में क्या पढ़ा, हमने स्वयं प्रभा में पढ़ा था कि स्वयं प्रभा जो है वो 32 चैनलों का एक ग्रुप है, जिसमें 32 चैनल्स के थ्रू लर्नर्स क्या करते हैं, अपनी लर्निंग ईजिली कर सकते हैं, है ना। मतलब डायरेक्ट टू होम टेलीविजन चैनल के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक सामग्री प्रदान करना, ये किसका फीचर है, स्वयं प्रभा का फीचर है कि वो क्या करता है, अपने लर्नर्स को एजुकेशन प्रोवाइड करता है। कैसे, 32 चैनल्स के थ्रू। तो ए इज योर करेक्ट आंसर। अब मेला ढोने की अमानवीय प्रथा का उत्थान, ये भी नहीं करता है स्वयं प्रभा। लड़कियों की शिक्षा, कौशल बढ़ाने और शादी, इससे भी रिलेटेड नहीं है। और गैर सरकारी संगठन यानी कि NGO से रिलेटेड भी नहीं है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हुआ कि 32 चैनलों का एक संगठन है जो कि लर्नर्स को एजुकेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट स्वयं। अब स्वयं के बारे में क्या सही है इन चारों में से। स्वयं इज एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विच विल ऑफर ऑनलाइन प्रोग्राम और कोर्सेज टू द स्टूडेंट इन इंडिया, कि इंडिया के अंदर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो बच्चों को प्रोग्राम और कोर्सेज प्रोवाइड करता है। या फिर स्वयं इज एन इरिगेशन फंड ऑफ नबार्डा, मतलब स्वयं जो है वो एक सिंचाई का साधन है, मतलब सिंचाई की एक स्कीम है। स्वयं इज अ डेटा मैनेजमेंट, स्वयं डेटा मैनेजमेंट से रिलेटेड है क्या। या फिर स्वयं इज अ स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर फार्मर्स, मतलब फार्मर्स के लिए एक स्कीम है स्वयं, ऐसा कुछ देखा था क्या हमने। स्वयं एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो भारत में छात्रों को ऑनलाइन कार्यक्रम या पाठ्यक्रम प्रदान करेगा। दैट इज द करेक्ट आंसर। हमने क्या देखा था, स्वयं एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो बच्चों को क्या प्रोवाइड करता है, एजुकेशन प्रोवाइड करता है, और एजुकेशन के साथ साथ कुछ कोर्सेज भी प्रोवाइड करता है। सो दैट इज योर करेक्ट आंसर। स्वयं नबार्डा का एक सिंचाई कोष है, नहीं। स्वयं भारत सरकार का डेटा प्रबंधन केंद्र है, नहीं। या फिर स्वयं किसानों के लिए भारत सरकार की एक योजना है, नहीं। सो योर करेक्ट आंसर क्या है, आंसर नंबर ए, ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूक्स स्टैंड फॉर, मूक्स की आपको फुल फॉर्म बतानी है। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, आपको बाकी ऑप्शन पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। क्या है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। अब ये जो क्वेश्चन है वो इंग्लिश में ही रहेगा, इसके लिए मत बोलना कि इस क्वेश्चन को हिंदी में लेके आओ।
जो फुल फॉर्म वाले क्वेश्चंस होते हैं वो आपको इंग्लिश में ही उसकी फुल फॉर्म्स लर्न करनी होती है। तो सिंपल ही तो है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, और हमने समझ तो लिया ही है मैसिव क्यों कहा गया है। मैसिव का मतलब है बहुत बड़ा। बहुत बड़ा है क्यों? क्योंकि ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसमें लाखों करोड़ों बच्चे जुड़ सकते हैं और अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। ओपन प्लेटफॉर्म है मतलब सभी के लिए ओपन है, यहाँ पे कोई भी आके कभी भी आके अपनी लर्निंग कर सकता है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है मतलब इंटरनेट की ज़रूरत होती है और कोर्सेज भी प्रोवाइड करता है, तो इसलिए मूक्स की फुल फॉर्म क्या हुई? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर स्वयं प्रभा प्रोजेक्ट वॉज लॉन्च्ड? कौन से साल में स्वयं प्रभा का प्रोजेक्ट था वो लॉन्च हुआ था? तो मैंने आपको बताया था 2017 के अंदर लॉन्च हुआ था। ठीक है, बाकी सभी ऑप्शंस को काट दो। अगर थ्योरी की क्लास अच्छे से देखी है तो क्वेश्चंस बहुत इजी है, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं आपसे, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, DTH चैनल अंडर स्वयं प्रभा प्रोजेक्ट विल बी ब्रॉडकास्ट एट लीस्ट, मतलब स्वयं प्रभा परियोजना के तहत DTH टीवी चैनल कम से कम कितनी बार प्रसारित किए जाते हैं, मतलब कितनी घंटों में प्रसारित किए जाते हैं, मतलब उनका जो रिपीट टेलीकास्ट होता है वो कितनी बार होता है। तो वो हर 4 घंटे में, एवरी 4 आवर्स में वो सेम जो टेलीकास्ट हुआ है उसका रिपीट टेलीकास्ट आपको दिखाया जाता है। मतलब स्वयं प्रभा के अंदर हम 32 चैनल्स का एक DTH है जिसके थ्रू अलग अलग चैनल्स पे अलग अलग प्रोग्राम्स आते हैं जो कि आपके एजुकेशन से रिलेटेड है। ठीक है, और ये प्रोग्राम्स जो है वो दिन में हर 4 घंटे में वापस से रिपीट होते हैं। मतलब अगर कोई बच्चा किसी एक टाइम पे फ्री नहीं है तो वो 4 घंटे बाद जब भी फ्री है तो उस कंटेंट को अपने अकॉर्डिंग, अपने फ्लेक्सिबल टाइम के अकॉर्डिंग देख सकता है ना। इसलिए ये हर 4 घंटे में इनके रिपीट टेलीकास्ट जो है वो होते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ह्यूरिस्टिक मेथड से रिलेटेड है। ह्यूरिस्टिक मेथड ऑफ टीचिंग वाज प्रपोज्ड बाय आर्मस्ट्रॉन्ग। दिस मेथड रिवॉल्व्स अराउंड द टर्म्स फाइंडिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सेल्फ थिंकिंग, डिस्कवरी और एक्सप्लोरेशन। मतलब हिंदी में देखते हैं क्वेश्चन को कि शिक्षण की अनुमानी पद्धति का प्रस्ताव आर्मस्ट्रॉन्ग द्वारा दिया गया है। ह्यूरिस्टिक मेथड मैंने बताया था आपको आर्मस्ट्रॉन्ग ने दिया है, तो ये स्टेटमेंट, ये कथन तो सही है। दूसरा कथन क्या कह रहा है, यह विधि शर्तों के इर्द गिर्द घूमती है। अब वो शर्तें क्या हैं? खोज, समस्या समाधान, आत्मविचार, खोज और अन्वेषण। क्या ह्यूरिस्टिक मेथड में इन सभी चीज़ों की बातें हुई है? प्रॉब्लम सॉल्विंग की, सेल्फ थिंकिंग की, डिस्कवरी की, एक्सप्लोरेशन की हुई है। आर्मस्ट्रॉन्ग ने क्या कहा है कि बच्चा जब तक खुद से चीज़ों को करके नहीं सीखेगा तब तक वो आगे कैसे बढ़ेगा। तो जब तक बच्चा प्रॉब्लम्स खुद की सॉल्व नहीं करेगा तो वो कैसे सीखेगा। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात हुई है। सेल्फ थिंकिंग मतलब बच्चा खुद से चीज़ों को सोच के करके सीखे, सेल्फ थिंकिंग की बात हुई है। डिस्कवरी की बात हुई है कि बच्चा क्या करेगा, नई नई चीज़ों को खोज करेगा, डिस्कवरी करेगा। तो इन सभी चीज़ों की बातें आपके ह्यूरिस्टिक मेथड में हुई है। तो इसमें पूछा है चूज द करेक्ट ऑप्शन, इनमें से कौन सा सही है। तो कथन पहला और कथन दूसरा दोनों ही सही है, आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर करेक्ट, कथन पहला और दूसरा दोनों ही सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द स्वयं प्रभा प्रोजेक्ट फॉर ऑपरेशनलाइजिंग हाउ मैनी DTH चैनल। मतलब स्वयं प्रभा में टोटल कितने चैनल्स इंक्लूडेड हैं? 32 चैनल। कब से तो बोल रही हूँ मैं कि स्वयं प्रभा के अंदर 32 चैनल है, 32 चैनल है, 32 चैनल है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वयं पोर्टल इज फॉर, मतलब ये जो स्वयं का जो पोर्टल है वो इन चारों में से किन किन बातों पे अमल करता है, यानी कि किन किन बातों के लिए जाना जाता है। पहला क्या है, प्रमोटिंग हाई क्वालिटी एजुकेशन, मतलब अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन प्रोवाइड करता है ये बच्चों को। दूसरा है इम्प्रूविंग एक्सेस टू हाई क्वालिटी एजुकेशन, मतलब हाई क्वालिटी एजुकेशन को एक्सेस करने का, मतलब हाई क्वालिटी एजुकेशन तक पहुंचने का जो साधन है वो भी बहुत अच्छा है, बहुत ही आसान है। मतलब बच्चे जो हैं वो आसानी से स्वयं तक पहुंच सकते हैं और अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। थर्ड है टेलीकास्टिंग हाई क्वालिटी एजुकेशन एंड फ्री कंटेंट, मतलब हाई क्वालिटी एजुकेशन तो प्रोवाइड करेगा ही लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेगा, इसके लिए कोई भी चार्जेस पे नहीं करता है, ये कोई भी चार्जेस नहीं लगाता है। तो स्वयं किसके लिए जाना जाता है, तो स्वयं जो है वो बोथ दी ऑप्शंस बी एंड सी आर करेक्ट, मतलब ये वाला भी सही है लेकिन ये आधा सही है, फर्स्ट वाला आधा सही है। हाई क्वालिटी एजुकेशन तो सही है लेकिन थर्ड वाले में पूरा दिया है कि टेलीकास्टिंग हाई क्वालिटी एजुकेशन कंटेंट फ्री ऑफ चार्ज, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट ये हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, फर्स्ट वाले में बोला है कि सिर्फ हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करता है, वो तो करता ही है लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इसलिए फर्स्ट वाला गलत है क्योंकि ये आधा ही दिया हुआ है।
सेकंड वाला भी सही है कि हाई क्वालिटी एजुकेशन तो देता ही है, साथ ही साथ उसका जो एक्सेस है, मतलब उस तक पहुंचने का जो साधन है या उस तक पहुंचने का जो रास्ता है वो भी बहुत ही आसान है, मतलब बच्चे आसानी से स्वयं तक पहुंच सकते हैं और अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। और थर्ड वाला हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सैटेलाइट सिस्टम इज यूज्ड इन स्वयंप्रभा, मतलब इन चारों में से कौन सी सैटेलाइट यूज हुई है स्वयंप्रभा के अंदर? क्विक बर्ड, GSAT-15, लैंडसेट TM या कार्टोसेट? मैंने बताया था ना GSAT-15। तो आप अगर अच्छे से आपने थ्योरी क्लास देखी है, एक एक कंसेप्ट अगर आपने समझे हैं, तो ये क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, बहुत ही आसानी से हो जाएंगे आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स प्लेटफॉर्म क्रिएटेड बाय MHRD गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? इन चारों में से कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो कि आपका MHRD गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डेवलप किया है? प्रथम, स्वयं, फ्यूचर लर्न और स्वयंप्रभा। तो प्रथम जैसा तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो इसको एलिमिनेट कर दो। फ्यूचर लर्न का भी हमने कुछ नहीं पढ़ा है, इसको भी सिंपली एलिमिनेट कर दो। बच्चे कौन से ऑप्शन, स्वयं और स्वयंप्रभा। अब इन दोनों में से देखना है। अब अगर कंसेप्ट अच्छे से याद होंगे तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, और कंसेप्ट से अगर अच्छे से लर्न नहीं होंगे तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन होने वाला है। सिंपल सा आंसर है सेकंड। मैंने बताया था आपको, भूल गए तो पीछे स्क्रॉल करके देखो। स्वयं जो है वो MHRD गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और AICTE इन तीनों ने मिलकर स्वयं को डेवलप किया है। सिंपल सा आंसर था इसका। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन है आपके आज के टॉपिक से रिलेटेड। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे, आपको समझ में आए होंगे। लेकिन फिर भी अगर आपको कभी कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और हमारे टेलीग्राम चैनल पे इन सभी की जो PDF नोट्स है वो आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू सो मच।